नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। यूपी में पहले चरण के चुनाव को लेकर बीजेपी और इंडिया गठबंधन दोनों ही प्रचार प्रसार में अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए दिखाई दे रहे हैं। मगर यूपी की 80 सीटों पर बढ़त बनाने के लिए पश्चिमी यूपी की सीटों पर बीजेपी इस बार कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। यही वजह है कि एक तरफ तो गृह मंत्री अमित शाह तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहारनपुर में कमान संभाले हुए नजर आ रहे हैं। पिछली बार सपा बसपा के खाते में गई पश्चिमी यूपी की 5 सीटों पर इस बार सपा और बसपा दोनों की ही पकड़ छूटती नजर आ रही है। एक तरफ तो सपा में आजम खान बनाम अखिलेश तो वहीं दूसरी तरफ बसपा में कद्दावर नेताओं का पाला बदलना। अब देखना यह है कि इन सभी फैक्टर के साथ ही साथ बीजेपी की चुनावी रैलियां और बीजेपी नेताओं की कदम ताल क्या जनता के रुख को अपने पक्ष में मोड़ पाएगी। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे बातचीत, लेकिन इससे पहले पेश है एक रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग की तारीख पास आने के साथ ही चुनावी प्रचार में तेजी देखने लगी है। सड़क से लेकर चुनावी समर तक जाट के ठाट की चर्चा खूब होती है। संख्या में भले कम हो, पर इसका असर बड़ा होता है। यूपी को फतेह करना हो तो कोई भी पार्टी पश्चिमी यूपी को नजरअंदाज नहीं कर सकती। इस चुनाव में भी यही हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब सबसे बड़े जाट नेता चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान किया तो यूपी की राजनीति में भूचाल आ गया। इसे 2014 से जाट समुदाय का दिल जीतने की कोशिश में लगी बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक कहा गया। और अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ तक लगातार पश्चिम को साध रहे हैं। मुरादाबाद में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस बार 73 और 65 नहीं, यूपी में सीधे 80 सीटें जीतेंगे। इसके साथ ही सपा बसपा और कांग्रेस मंदिर का विरोध करते रहे, लेकिन मोदी जी ने मंदिर बना भी दिया और उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी। एक तरफ जहां अमित शाह ने मुरादाबाद तो सीएम योगी ने सहारनपुर में कमान संभाली। सीएम योगी ने पलायन को मुद्दा बनाते हुए विपक्ष को जमकर घेरा। सीएम योगी ने कहा कि सहारनपुर को मजहबी उन्माद का केंद्र बना दिया गया था, लेकिन अब पलायन नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी रोहिलखंड को साधने की कोशिश की और पीलीभीत में बीजेपी को जमकर घेरा। देश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश में अभी 7 चरणों में वोटिंग होगी। पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी और इस चरण में यूपी की 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी और सभी सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हैं। बीते लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 9 सीटों का नुकसान हुआ था, जिनमें से पश्चिमी यूपी की भी कई सीटें शामिल थीं। बीजेपी इस बार 2019 का चुनावी इतिहास रिपीट नहीं करना चाहेगी और इसकी वजह से पार्टी ने पहले चरण की सभी 8 सीटों पर जीत हासिल करने के लिए जान झोंक दी है। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश की 80 सीटों के लिए पश्चिमी यूपी की सीटें बेहद अहम मानी जाती है और लंबे समय से पश्चिमी यूपी को साधने का प्रयास हर पार्टी के द्वारा किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिमी यूपी में कदम ताल करते हुए नजर आ रहे हैं, इशारा साफ है कि पश्चिमी यूपी को साधने के लिए इस बार बीजेपी की तरफ से कोई कोरकसर छोड़ने की तैयारी नहीं है। दूसरी तरफ जिस तरह से चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया, इसे भी बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। 2019 के चुनाव की बात करें तो 19 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के चुनाव में आने वाली 8 सीटों में 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी, जबकि 5 सीटों पर सपा बसपा के गठबंधन का कब्जा रहा है। देखना ये होगा कि इस बार के 24 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से समीकरण बदलने की कोशिश कर रही है और समाजवादी पार्टी और बसपा की पकड़ पहले की तरह मजबूती से इन सीटों पर दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में जनता आखिर में फैसला किसके पक्ष में सुनाती है, इसी को लेकर आज हम करेंगे बातचीत और समीकरण जानने की करेंगे कोशिश। हमारे साथ केसी जैन जी नेता बीजेपी से जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। इसके अलावा राकेश अहिर जी नेता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस प्रवक्ता आशीष मिश्रा जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अंकुर सक्सेना जी आरएलडी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले केसी जैन जी, पहला सवाल आपसे ही, 2019 के मुकाबले 2024 में जिस तरह से पश्चिमी यूपी की तमाम सीटों
को लेकर आपने अपना जाल बुना हुआ है और गृह मंत्री अमित शाह से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पश्चिमी यूपी में नजर आ रहे हैं और बार बार नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, समीकरण बदल पाएंगे आप? बिल्कुल, देखिए प्रियंका जी, मुख्य बात यह है कि पिछली बार समाजवादी पार्टी किसके साथ चुनाव लड़ रही? बीएसपी के साथ। और वो बीएसपी जो 0 से 10 पे पहुंच गई, यही कारण रहा कि समाजवादी पार्टी 5 सीटें पिछली बार निकाल पाई और बीएसपी 0 से 10 पे पहुंच गई। लेकिन इस बार आप देखिए कि बीएसपी बहन मायावती जी अपना अलग चुनाव लड़ रही, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के तमाम सारे जो उनके घटक दल थे, साथी थे, आज उनका साथ छोड़ चुके। आप देखिए कि चंद्रशेखर अलग चुनाव लड़ रहे हैं। तब के चुनाव में, अब के चुनाव में चंद्रशेखर का कहीं ना कहीं जो जनता के प्रति लगाव है वो बढ़ा है। नगीना सीट से वो अपना अलग लड़ रहे हैं। साथ ही साथ जो पीडीए की बात किया करते थे, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात किया करते थे, वो भी गठबंधन समाजवादी पार्टी का तार तार हो गया। आप देखिए कि समाजवादी पार्टी के धीरे धीरे सारे घटक दल टूटते जा रहे हैं, क्योंकि इनकी कथनी और करनी में अंतर है। आज आरएलडी भी हमारे साथ में, और जिस प्रकार से माननीय मोदी जी देश को आगे की ओर ले जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश को योगी जी इस प्रकार से विकास की राह पर ले जा रहे हैं, जनता लगातार भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रही है। अभी आप देखिए 2022 के चुनाव के परिणामों ने बता दिया कि किसकी क्या स्थिति है जनता के मन में। उसके बाद में मेयर के चुनाव हुए, मेयर के जो चुनाव हुए सारी की सारी सीटें आज भारतीय जनता पार्टी के पास में 17 की 17 सीटें, किसी का खाता तक नहीं खुला उसमें। तो ये सारी चीजें बता रही कहीं ना कहीं कि रुझान क्या है, जनता के मन में क्या है और जनता को भरोसा किस पर है। और पिछली बार की गणित में इस बार की सबसे बड़ा गणित, सबसे ज्यादा जो डिफरेंस है वो यही है कि बहन जी अलग चुनाव लड़ रही है और समाजवादी पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस का साथ जरूर पकड़ा है, लेकिन कांग्रेस का आधार क्या है? 2022 में जो इलेक्शन हुए, 1-2 सीटों पे, पूरी 400 प्लस सीटों पे कांग्रेस चुनाव लड़ती है, 1-2 सीटों पे सिमट के रह जाती है। कांग्रेस का कोई आधार नहीं उत्तर प्रदेश में। तो आपका कहना है कि बहन जी के अलग चुनाव लड़ने और आरएलडी के आपके साथ होने की वजह से वो 5 सीटें जो पिछली बार छूट गई थी उसको आप अपने खाते में लाने वाले हैं? नहीं, देखिए प्रियंका जी, 2 चीजें हैं यहाँ पर। एक तो ये कि जनता के लिए जो पार्टी काम करेगी, देश और प्रदेश को जो आगे ले जाएगी, विकास के जो आयाम कायम करेगी जो पार्टी, जनता उसको चुनेगी। दूसरी बात, जो गणित की आपने बात कही कि घाटा और मुनाफे की बात हुई, नफा नुकसान की बात हुई, तो बिल्कुल इसका फर्क पड़ता है कि अगर हमारे साथ कोई घटक दल जुड़ रहा है या किसी पार्टी के साथ कोई घटक दल हट करके जा रहा है तो उसका फर्क पड़ता है। और यही वो एक बहुत बड़ा कारण बनेगा। बहन जी का अलग चुनाव लड़ना ये स्पष्ट करता है कि समाजवादी पार्टी जो 5 सीटें लाई थी, इसके पहले परिवार की 5 सीटें थी, लेकिन 2019 के इलेक्शन में परिवार की 5 सीटें ये हार गए। आप देखिए, चाहे डिम्पल जी हो, चाहे अक्षय जी हो, चाहे धर्मेंद्र जी हो, सबकी सब चुनाव हार गए। कौन बचा उसमें? अलग की सीटें जीत पाए। अलग की सीटें किसके बल पे जीते? बहन जी के बल पे जीते। और आज वो भी इनके साथ नहीं है। जवाब दीजिएगा। तो ये चुनावी आंकड़ा क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, सबको दिखाई दे रहा है। और 2019 में मोदी लहर में भी वो सीटें आपके हाथ में रही थी। टारगेट है और 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लेकिन इस बार पश्चिमी यूपी का गणित बदला हुआ है। जयंत चौधरी बीजेपी के साथ हैं और दूसरी तरफ सपा बसपा का जो गठबंधन पिछली बार काम करता हुआ नजर आया था, हालांकि अब आप ये मानते हैं कि बसपा को ज्यादा फायदा हुआ था, लेकिन इस बार क्या लग रहा है आपको? पहले तो धन्यवाद आपको देता हूं। इस बार जनता मन बना चुकी है भाजपा के झूठ को हराने के लिए, पहली बात। दूसरी बात कि 22 का चुनाव इन्होंने कितने धांधली से जनता के लोकतंत्र के जो हत्या और अधिकार का हनन किया, वो पूरा जनता और पूरा समाज, पूरा जनमानस देखा है। चंडीगढ़ में कैसे जो है नगर पालिका का चुनाव, महापौर के चुनाव में कैसे अधिकारी लोकतंत्र का गला घोट रहा था, ये सुप्रीम कोर्ट के फटकार लगाने पे फिर वहां चुनाव हो रहा है कि नहीं हो रहा? सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। सोचिए कितनी निंदनीय बात है कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। और ये इनकी बौखलाहट इसलिए है कि ये अब 80 के 80 हार रहे हैं उत्तर प्रदेश से। इनका जो वो वाला झूठ फैलाने वाला प्रोपेगेंडा था, गोबर मंदिर मस्जिद, ये खत्म हो गया। ये जनमानस समझ गया कि इलेक्ट्रल बॉन्ड से ये जो है वसूलू करके जो दवा की कीमत थी 150 रुपया, वो इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू जैसे वसूली कर लिए। अरे लेकिन राकेश जी
आपकी जीती हुई 5 सीटों में रामपुर और मुरादाबाद तो इस समय आपके लिए ही मुश्किल की घड़ी बनी हुई है। आजम खान बनाम अखिलेश जिस तरह से नजर आ रहा है, मोहिबुल्ला खान के समर्थन में प्रचार करने से मना कर दिया गया है। जी, आप निश्चित धैर्य बना के रखिए। हम लोग 80 की 80 सीट को जीतने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई हमारा प्रत्याशी या जिसका टिकट हम लोग नहीं दिए या काट दिए, किसी वर्ष जो है कोई एक स्टेटमेंट दीजिए जो उन्होंने बयान दिया हो, पार्टी के खिलाफ बयान दिया हो, माननीय नेताजी के खिलाफ बयान दिया हो। उनका सिर्फ मकसद ये है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना है उत्तर प्रदेश और देश से, और लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, शिक्षा को बचाना है, महिला नारी अस्मिता को बचाना है। लेकिन राकेश जी, रामपुर में आपके ही पूर्व जिलाध्यक्ष ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आपके प्रत्याशी के साथ वो खड़े नहीं है, बल्कि बसपा के प्रत्याशी के साथ प्रचार प्रसार करेंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बातचीत हो गई है, ऐसी कोई बात नहीं। जो भी ये खबर है वो फेक खबर है। वो हमारे जिलाध्यक्ष हैं और पार्टी की मजबूती के साथ लगे हुए हैं। अच्छा, अंकुर सक्सेना जी, क्या लगता है आपको? पिछली बार आप सपा के साथ में थे, जिस तरह से पश्चिमी यूपी की 5 सीटें सपा बसपा के गठबंधन के साथ उनके कब्जे में गई थी, इस बार आप एनडीए के साथ हैं, कितना परिवर्तन होगा? और जितने आत्मविश्वास के साथ राकेश अहीर जी कह रहे हैं कि कोई बदलाव नहीं हुआ है, कोई समीकरण नहीं बदला है, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, जो सत्य होता है वो सर्वत्र नजर आता है, और वास्तविक परिस्थितियों का भान इस समय समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों लोगों को है कि उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारतवर्ष में कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोकदल और एनडीए गठबंधन के साथ आ जाने के पश्चात न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपितु पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे भारतवर्ष में चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिए जाने के बाद किसानों के बीच में एक असीम उत्साह की भाव और भावना है, और कहीं ना कहीं इसी भाव और भावना के परिणाम स्वरूप पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी जो है किसानों की पार्टी के रूप में भी स्टैब्लिश होगी, और चौधरी चरण सिंह जी की जो विचारधारा है उसको लागू करने वाले राजनीतिक दल के रूप में भी उसको स्थायित्व प्रदान किया जाएगा। साथ ही साथ किसानों के लिए एक किसानों के लोकहितकारी सरकार को भी हम लोग कहीं ना कहीं 2024 में स्थापित करने में अपना योगदान सुनिश्चित कर रहे हैं। और आप देखिएगा 2024 को 4 जून के बाद हम लोगों का जो 400 का आंकड़ा है उसमें उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटें कहीं ना कहीं एक माइलस्टोन के तौर पे साबित होंगी। आपके सम्मानित चैनल पे एक बात और स्पष्ट कर दूं, अभी समाजवादी पार्टी के जो प्रतिनिधि महोदय हैं लगातार हाथ प्रयास कर रहे हैं या अपनी बात को रख रहे हैं, तो अपनी बात में वो दुनिया भर की बातें कह रहे हैं, परंतु उनका जो सरनेम है आप देखिए, आपके सम्मानित चैनल पे बैठे और वो अपने सरनेम में क्या लगाए हुए हैं? वो लगाए हुए हैं राकेश अहीर। कोई सरनेम नहीं उनने अपना लगाया, उनने जाति के में अपने को बाउंड किया है ताकि एक जाति विशेष का अपने को शो कर सके और उस वोट को ले सके। यही अंतर है, यही भिन्नता है एनडीए, राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और समाजवादी पार्टी की विचारधारा में। हम लोग भाईचारा सम्मेलन आयोजित करते हैं और ये जाति की राजनीति करते हैं। राकेश जी, जवाब दीजिएगा इस पर। भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं सामाजिक सद्भाव को लेकर आगे बढ़ रहा है, एनडीए सामाजिक सद्भाव को लेकर आगे बढ़ रहा है, और आप व्यक्ति विशेष की राजनीति को करके कहीं ना कहीं इसी तरीके के सरनेम और जुमले को डालकर किसी ना किसी तरीके से सत्ता को पाना चाहते हैं। बोटी का ये जिस आरएलडी की बात कर रहे हैं, हमारा दल जब इनके पास इनका नेता सदन में जाने का नहीं मौका मिला था, तो हमारे नेता महबूब नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जयंत चौधरी जी को राज्यसभा भेज के सदन में आवाज उठाने की बात कही थी। और किस मुंह से एक किसान की बात कर रहे हैं? जिस किसान की बात कर रहे हैं, अभी इनको ये नहीं पता है कि इनके नेता को मंच से किसान ने उतार दिया। इनको ये नहीं पता है कि जिस किसान के आंदोलन में जा रहे थे यही योगी आदित्यनाथ की पुलिस इनके नेता को चमड़ी उधार दी थी। इनको ये नहीं शर्म ला रहा है कि ये कैसे किसान की आय की दुगनी बात कर रहे थे, गन्ना मूल्य की अंकुर जी जवाब दीजिएगा। एमएसपी की बात कर रहे थे, और इन श्रीमान जी को मैंने राजनीति कर रहे हैं, ये लोग सत्ता को पाने के लिए उच्च मार्ग में दे रहे हैं, और हम लोग विकास की बात कर रहे हैं, हम लोग विकासवादी राजनीति की बात कर रहे हैं, हम लोग जनता को
गन्ना किसानों को उनकी और ये क्या कर रहे हैं, ये अपने संविधान के आगे लिख के भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। आप बताइए, आपके सामान्य चैनल पे बैठ के ये जाति की राजनीति और वो भी तुच्छ राजनीति कर रहे हैं, और इससे गरीब क्या हो सकता है? समाजवादी पार्टी है कि जनता को भाई से लड़ा दो, जाति में उनका जो विकास और दूसरा और आपको पता होनी चाहिए। चलिए वापिस आती हूँ मैं आप लोगों के पास में। आशीष मिश्रा जी हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता भी बने हुए हैं। आशीष मिश्रा जी, क्या लग रहा है आपको 2019 के मुकाबले 2024 की बात करें तो समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं? पिछली बार जो आरएलडी और बसपा समाजवादी पार्टी के साथ थी, इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है। एनडीए को इन सब बातों का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की आपसी कलह को लेकर राकेश जी उसे नजरअंदाज भले ही करें, लेकिन धरातल पर साफ है जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। कैसे आप कह सकते हैं कि 19 वाला परिणाम एक बार फिर से आपके खाते में दोहराया जाएगा, या इंडिया गठबंधन इन 5 की 5 सीटों के साथ ही साथ और सीटों पर कब्जा करने में कामयाब हो पाएगी? प्रियंका जी, मैं आपके माध्यम से एक चीज बताना चाहता हूँ। ये 5 सीटों पे फोकस जो किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, इसका आप उद्देश्य समझिए सिर्फ, क्योंकि 64 सीटों पे जहां पे ये इसके पहले थे ना, इनके ऐसी काली करतूतें और काले कारनामे हैं कि जनता इनको गली गली दौड़ा रही है। इस चक्कर में ये लोगों ने सिर्फ 5 सीटों पे फोकस किया है कि ताकि हम ये 5 सीटें जीत सकें। क्योंकि आज जब हम सहारनपुर की चर्चा कर रहे हैं तो सहारनपुर एक लकड़ी के व्यवसाय के लिए माना जाने वाला क्षेत्र है। नरेंद्र मोदी जी या मोदी जी की सरकार या हमारे बसपा के मित्र जिनके सांसद थे, वो एक बार कहते क्यों नहीं कि लकड़ी के व्यापारियों के लिए उन्होंने क्या किया वहां पे। यहाँ तक कि खुद के उनके गृह क्षेत्र शेखपुरा में आप चले जाइए, उनके गांव के अंदर चाहे मस्जिद के सामने की बात हो, चाहे मंदिर के सामने की बात हो, चाहे पाठशाला के सामने की बात हो, हर जगह पे कचड़े का अंबार लगा हुआ है। एक चीज। दूसरी चीज, सटे हुए क्षेत्र है ना, हरियाणा, पंजाब, उनके गन्ने की कीमतें क्या है और हमारे गन्ने की कीमतें कितनी है? चीनी मिलों द्वारा किसानों को भुगतान किया गया या नहीं किया गया? आज बसपा के पास कहने के लिए कुछ नहीं है और पिछले 5 वर्षों में उन्होंने सिर्फ जनता को खोखला करने का काम किया है। अब मैं आता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय हमारे जो कह रहे थे कि आरएलडी साथ में है, तो ये उसी आरएलडी की बात कर रहे हैं कि जिस आरएलडी के नेता को लठ मार मार के दौड़ाया गया था, और जो कहते हैं ना कि भारत रत्न चौधरी चरण सिंह को दिया गया है, तो परिवार के एक सदस्य को ब्लैकमेल करने के लिए, ताकि अपनी वो जुबान बंद रख सके, अपने जो मार खाए हुए दर्द हैं उनको छुपा के वो कम से कम मुस्कुरा सके और अभी भी खामोश बैठ सके। इसके लिए जो कल तक कहते थे कि मैं चवन्नी छाप नहीं हूं, अब न जाने उनकी कौन सी छाप हो गई है। वो परिवारवाद के सहारे आज भी, अगर मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी जी को ब्लैकमेल नहीं करना होता, ऐसा तो था नहीं कि नरेंद्र मोदी जी कल ही प्रधानमंत्री बने थे या अभी जल्दी में ही प्रधानमंत्री बने। 10 वर्ष हो गए, चौधरी चरण सिंह जी की याद तब नहीं आई। पहले उनके नाती पोते को, बेटे को पीटा, उसके बाद में उनको बोला कि जब चुनाव आएगा तो मैं अपनी अंकुर जी जवाब दीजिएगा आप पहले। अपनी रोटी सेकने के लिए आज चौधरी चरण सिंह जी के नाम को सिर्फ और सिर्फ जनता के मुद्दे पर भ्रमित करने के लिए गए। अंकुर जी पहले आप जवाब दीजिएगा। एक मिनट जयंत चौधरी जी में यदि थोड़ी भी नैतिकता बची होती तो वो कम से कम यदि किसानों की रक्षा की बात की, चौधरी चरण सिंह में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के परिणाम होता है कि लोकतंत्र के जो सेनानी होते हैं उनके लिए हमारे साथी कहते हैं, आप कह लीजिए हार के तौर पे होता है, उपहार के तौर पे होता है, और कहीं ना कहीं इस तरीके के आम जनमानव के संघर्ष के लिए जब भी आवश्यकता होगी, राष्ट्रीय लोकदल और राष्ट्रीय लोकदल का एक एक कार्यकर्ता इसी प्रकार के संघर्ष करेगा। आप लोगों ने अगर इस तरीके के कभी संघर्ष किए होते तो शायद आप लोगों को इस तरीके के भाव और भावनाओं का एहसास होता। आप लोगों ने तो अपने आप पीवी नरसिम्हा राव के किनारे रख दिया, जिनको भारत रत्न तो पीवी नरसिम्हा राव आपको भी दिया गया,
आपने तो उनके ऊपर भी राजनीति कर दी। पीवी नरसिम्हा साहब को भी भारत रत्न देने पे आपको आपत्ति, परम श्रद्धेय स्वर्गीय चरण सिंह जी को भी भारत रत्न देने पर आपको आपत्ति है। आप लोग तो कहीं ना कहीं जो भारत के रत्न है उस भारत रत्न के ऊपर भी राजनीति कर रहे हो, और आम जनमानस इस बात को समझ रहा है कि कहीं ना कहीं आपका ये जो चेहरा है, ये जो घृणित कृत्य है, आपका जो अंदर का चरित्र है, उस चरित्र को आम जनमानस बखूबी समझ चुका है, और वो ये बात जान रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप लोग रत्न के ऊपर भी राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि रत्न दिया जाता है देश के उन कर्तव्यशाली लोगों को। ठीक है, केसी जैन जी जवाब दीजिएगा। प्रधानमंत्री नहीं है या चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री नहीं है, आप कह दीजिए कि लोगों को। ठीक है, अंकुर सक्सेना जी आती हूँ मैं आपके पास में। केसी जैन जी जवाब दीजिएगा आशीष मिश्रा के सवाल का। देखिए, आशीष मिश्रा जी का अधिकार है अपनी पार्टी को जो है किस प्रकार से डिफेंड करना है, किस प्रकार से अपनी पार्टी का मत रखना है। लेकिन ये शायद भूल रहे हैं कि जिस समय बीएसपी के साथ समाजवादी पार्टी ने 2019 के इलेक्शन में जब गठबंधन किया था, तब इन्होंने अमेठी और रायबरेली सीट छोड़ दी थी, दोनों पार्टियों। यानी कि रायबरेली अमेठी से केवल और केवल कांग्रेस के प्रत्याशी थे। एक तरीके से कह सकते हैं कि बीएसपी कांग्रेस समाजवादी पार्टी का। अरे सुन लीजिए, अब आप, मैंने आपको सुना ना, धैर्य से सुन लिया। ये फिर आवाज सुन नहीं पाते जो दर्शक है उनसे। इतना बड़ा चैनल है, राष्ट्रीय चैनल, बात नहीं क्या होता है महोदय, अपनी बात पे कहिए, अपनी बात पे कहिए तो बात आएगी। जिंदगी भर से मुक्ति है। प्रियंका जी, इनको चुप कराइए तो मेरी बात आ जाए। जी, आप अपनी बात पूरी करें। जी जी, दरअसल क्या है कि ये एक तरीके से गठबंधन का ही चेहरा थे राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी। अब अभी हमारे समाजवादी पार्टी के साथी कह रहे थे 80 की 80 सीटों की बात उत्तर प्रदेश में। कितनी हास्यास्पद बात कर रहे हैं। 5 सीटों से 80 में पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे? अभी तक आपने प्रत्याशी तक नहीं घोषित किए, अमेठी और रायबरेली तक नहीं घोषित किया, और राहुल गांधी जी तो वायनाड चले गए और सोनिया जी राज्यसभा चली गई। दोनों सीटों पर इनको प्रत्याशी नहीं ढूंढे मिल रहे। दीवार की सीटें चूंकि हारने का डर था इसलिए वो चले गए वायनाड, और ये सोनिया गांधी जी चली गई राज्यसभा से। तो अपने आप को तय नहीं कर पा रहे हैं किसको लड़ाना है, कहां से लड़ाना है। अपनी इज्जत बचाए घूम रही है कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जेल से तय हो रहे हैं, जेल से। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आप देखिए, ये चाहे मुरादाबाद हो, चाहे रामपुर हो, चाहे मेरठ हो, चाहे सुल्तानपुर, आप बताइए जेल में बैठा एक अपराधी तय कर रहा है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कौन होंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव नहीं तय कर पा रहे। अखिलेश यादव जी के तय हुए प्रत्याशी को हटा देते। ये चल रहा है समाजवादी पार्टी में। और एक चीज है, आप सुन लीजिए, सुनिए तो भाई बात आ रही हमारा चल रहा है, इधर की बात करेंगे, बात नहीं आ पाएगी। आपकी बातों का ही मैं जवाब दे रहा हूँ। आपने जो सवाल खड़े किए उस पर जवाब तो सुन लीजिए। अलग की बात तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, राजनीति की बात हो रही है, अलग की कुछ बात नहीं हो रही। देखिए, दूसरी बात आपने कही कि आप बात पे कहते हैं कि राम मंदिर मुद्दा लेकर के आते हैं। अभी आपने किसानों की बात कही, गन्ना भुगतान की बात कही, आप भूल गए 27,000 करोड़ रुपया बकाया छोड़ रहे थे अखिलेश यादव जी। 27,000 करोड़ रुपया जिसका भुगतान हमने किया, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया। और हमने कहा था, सुन लीजिए, आप किसानों का मुद्दा ऐसे बता रहा हूँ। वोट मांगने के लिए आप तो राम मंदिर का कहते हैं कि आप राम मंदिर को बुला रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने क्या किया? भारतीय जनता राम पार्टी ने मंदिर भगवान को बाइकाट क्यों किया? क्यों वहाँ कोई नहीं गया? जानते था आपको भगवान राम मंदिर के। केसी जैन जी वापस आऊंगी मैं, आशीष मिश्रा जी वापस आऊंगी। राम मंदिर आज मुद्दा नहीं है, राम मंदिर पे पहले ही बहुत बहस हो चुकी है। ये कहना जरूरी है कहते हैं कि राम मंदिर को मुद्दा बनाते हैं, उससे मेरा जुड़ा हुआ मेरा सवाल है। ठीक है, पश्चिमी यूपी पर बात हो रही है, मैं वापस आऊंगी। अंकुर सक्सेना जी, पश्चिमी यूपी पर बात हो रही है, फाइनल कमेंट आपसे लूंगी, लेकिन उसके साथ ही साथ एक छोटा सा सवाल ये भी है कि किसानों की आप बात कर रहे हैं, इस बार एनडीए को जिताने की आप बात करते हुए नजर आ रहे हैं, तो अजय मिश्र टेनी के समर्थन में प्रचार प्रसार करेंगे क्या? देखिए, ये केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय है। केंद्रीय नेतृत्व किसी भी निर्णय को लेने के लिए स्वतंत्र है, और केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा जब इस तरीके का कोई निर्णय लिया जाएगा तो तुरंत आपको
इसके संदर्भ में सूचित किया जाएगा। जहां तक किसानों के विषय में बात है तो हमारे केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा एक बात पहले ही की गई थी और वो उनने जिस समय अभी कुछ ही समय पहले आपके सम्मानित चैनल पे भी हमारे केंद्रीय नेतृत्व का ये बयान आया था कि जब हम लोग 400 पार सीटें जा रहे हैं तो आप देखिएगा कि 400 पार गन्ने का रेट क्यों नहीं हो सकता है। तो अब हम लोग एनडीए के कुनबे में शामिल हुए हैं, एनडीए परिवार में हमारा आगमन हुआ और आप निश्चित रूप से देखिएगा कि 4 जून के बाद कहीं ना कहीं किसानों के हित में बड़ी फाइनल कमेंट, छोटा सा फाइनल कमेंट, कहीं ना कहीं किसानों के लिए हितकारी सरकार और शासन की अवधारणाओं को यथार्थ स्वरूप दिया जाएगा। किसानों को निर्मम हत्या कर दिया, ये किसानों की हत्या नहीं कर दिया, ये देश के अन्नदाताओं की हत्या करके लोकतंत्र को ये प्रभावित कर दिया कि अब कोई सुरक्षित नहीं है। ठीक है आशीष मिश्रा जी, फाइनल कमेंट, समय नहीं है मेरे पास ज्यादा। आशीष मिश्रा जी। प्रियंका जी, आदरणीय चौधरी साहब, चौधरी चरण सिंह जी किसानों के हितों के लिए लड़ने वाले एक लड़ाकू और एक योद्धा व्यक्ति थे। जयंत चौधरी जी, चौधरी चरण सिंह जी के नाम पे राजनीति करने वाले, जनता को, किसानों को ठगने वाले और उनके हथियारों का साथ देने वाले व्यक्ति हैं। अरे आशीष मिश्रा जी, अभी पिछले चुनाव तक आप उनके साथ थे, उनके बल पे साथ में पश्चिमी यूपी में आप जाट का झंडा बुलंद करते थे। अब आप सवाल उठा रहे हैं। केसी जैन जी फाइनल कमेंट दीजिएगा। जी देखिए प्रियंका जी, समाजवादी पार्टी का अलग मैनिफेस्टो आया, कांग्रेस का अलग मैनिफेस्टो, ये संयुक्त रूप से मैनिफेस्टो तक जारी नहीं कर पाए। ये साथ में चुनाव क्या लड़ेंगे और राजनीति तो ये कर रहे हैं चौधरी चरण सिंह जी के पास। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिला, इसको हजम नहीं हो रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल समय मेरे पास नहीं है। केसी जैन जी, आशीष जी और राकेश जी, अंकुर सक्सेना जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 19 अप्रैल को 8 सीटों पर चुनाव होने हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार कोई कसर छोड़ना नहीं चाह रही। वहीं समाजवादी पार्टी दावा तो जरूर कर रही है, लेकिन अंदर खाने जिस तरह की राजनीति निकलकर सामने आ रही है, देखना ये होगा कि आने वाले समय में और 24 के चुनाव में किसके समीकरण कितने सेट बैठते हैं और जनता किसकी तरफ अपना रुख अख्तियार करती है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतने खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।